सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे। तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले लेना। नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथ बच्चों की मां के रूप में प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु ताई सपकाल। यही है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। बचपन में लोग इन्हें चिंदी कहकर पुकारते थे। सिंधु ताई को बेटी होने के कारण लंबे समय तक भेदभाव झेलना पड़ा था। सिंधु ताई की जिंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर हुई थी जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी। इनकी माँ इनके स्कूल जाने के विरोध में थी। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि यह पढ़े, लिहाजा जब यह 12 वर्ष की थी तब इनकी शादी करा दी गई। सिंधु ताई ने अपने जीवन में 1400 से अधिक बच्चों को अपनाया। इनका परिवार बहुत बड़ा है। इनके 207 जमाई हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। इनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए इन्होंने सड़कों पर भीख तक मांगी थी। किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की। इन्होंने कहा कि मां भारती के अमर सपूत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनपद मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया है। सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु दिसंबर में आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये घटना पंजाब में घटी थी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच कमेटी, ये ध्यान रखिएगा, 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले उस समय हुसैनाबाद स्थित फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए फंसा रहा। ये देखिए, इसी फ्लाईओवर पर इसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। मास्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनका। जब वह फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने इनका रास्ता रोक लिया था। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी तो पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटना पड़ा था। भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अलका मित्तल। यही है। अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अलका मित्तल सुभाष कुमार की जगह लेंगी। सुभाष कुमार 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। अलका मित्तल 59 साल की हैं और किसी तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी की प्रमुख बनने वाली यह पहली महिला हैं। अलका मित्तल 1 जनवरी 2022 से 6 महीने की अवधि या अगले आदेश तक ओएनजीसी की अंतरिम चेयरमैन रहेंगी। इससे पहले निशी वासुदेव किसी तेल कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। इन्होंने साल 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की बागडोर संभाली थी। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कब से शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2022 से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 3 बड़े फैसलों की घोषणा की थी। इनमें जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी घोषणा करते हुए पीएम ने कहा था कि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी।
ध्यान में रखिएगा कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन होने की संभावना है, क्योंकि जायकोव डी पहला टीका है जिसे बच्चों पर लगाने के लिए मंजूरी तो मिली थी, लेकिन यह 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीका कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सका, क्योंकि इसे अभी तक वयस्कों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं या बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एमपीएन एकेडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लेंगे और वहां पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल 1000 क्रीम क्वेश्चन मिलेंगे नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के, जिसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स का 14 महीने का करंट अफेयर्स, इसमें से 1000 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड है। 20 सेट मिलेगी आपको और एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा और ये एमसीक्यूज बिल्कुल आपको बीपीएससी एग्जाम की तरह माहौल देगा। 40 मिनट्स का समय रहेगा, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों, गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के लिए फ्री डेमो टेस्ट उपलब्ध कराया गया है, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे आप डेमो टेस्ट में भाग ले सकते हैं, तो आप जैसे ही ऐप खोलेंगे 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ये स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट ये दिख रहा होगा बटन, यहाँ पे प्रेस कीजिएगा तो आप फ्री टेस्ट में भाग ले सकते हैं। वहाँ पर दोनों भाषाओं में, हिंदी में और इंग्लिश में आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है। और कोर्सेज की लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ स्टोर सेक्शन पे चले जाएंगे, आपको कोर्स की लिस्ट दिख जाएगी। 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी हाल ही में कौन बन गई है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचा है। 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैल्यू है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा छुआ था। यहाँ देखेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर छुआ था अगस्त 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस शहर में किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अगरतला में। देखिए यही ये एयरपोर्ट है। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त और नवीनतम आईटी नेटवर्क एकीकृत प्रणाली द्वारा समर्थित 30,000 वर्ग मीटर में फैला एक अत्याधुनिक भवन है। माणिक्य वंश के महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मन बहादुर को व्यापक रूप से त्रिपुरा के अग्रणी राजा के रूप में माना जाता है। वह अगस्त 1923 में अपने पिता वीरेंद्र किशोर माणिक्य देव बर्मन के उत्तराधिकारी बने थे। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंघाई। शंघाई चीन में हाल ही में 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण शुरू किया गया है। इसके साथ ही शंघाई ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। नई मेट्रो लाइनों के उद्घाटन के साथ शंघाई मेट्रो नेटवर्क समग्र तौर पर 831 किलोमीटर लंबा हो गया है। वहीं शंघाई में स्वचालित यानी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइनों की कुल संख्या 5 हो गई है। शंघाई शहर में अब कुल 508 मेट्रो स्टेशन है, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा सबवे है। शंघाई के बाद बीजिंग का स्थान है, जहां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। हाल ही में दिल्ली को विश्व के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 ट्रैक कुल 103.93 किलोमीटर लंबा है, जो कि वर्ष 2024 तक शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
मेरठ में। 2 जनवरी को यह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग के लिए ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। यदि आपको 2021 के करंट अफेयर्स चाहिए पूरे साल भर के, नवंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक के, तो सारे करंट अफेयर्स आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। बिल्कुल वही कोर्स जिसमें 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार एसआई 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में 85% से ज़्यादा क्वेश्चन टैली हुआ है। इसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको? बिहार मंथली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलेगा। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 30 एमसीक्यूज का, ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का, और मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्सन का। साथ साथ में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस का भी कंटेंट मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि इसमें एमसीक्यू जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जबकि एक्सप्लेनेशन और सप्लीमेंट्री शॉर्ट नोट्स केवल हिंदी में ही उपलब्ध है। भारत की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें राज्य के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और एस मनी कुमार केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किनके नामांकन को मंजूरी दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयशा मलिक। यही है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है। हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम स्नातक न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉरपोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदार थीं। वहीं अपने प्रमोशन के दौरान वह पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। देखिए कल्पना चावला को अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली पंजाब के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह CuSat के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा, जो एक इन हाउस नैनो उपग्रह है जिसे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही अनुसंधान के लिए भू स्थानिक केंद्र भी होगा। यह उपग्रह उन 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा जिन्हें 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए इस डैम को शिमला जिले में पब्बर नदी पर यह डैम बनाया गया है। पीएम मोदी ने 27 दिसंबर को मंडी में हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की। लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से इस सम्मेलन के द्वारा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं रेणुका जी बांध परियोजना, लुहड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। गिरी नदी पर बन रही 40 मेगावाट की रेणुका जी बांध परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश सेना अधिकारी ने अंटार्कटिका में अकेले ट्रैकिंग अभियान पूरा कर पहली अश्वेत महिला बनने का गौरव हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है हरप्रीत चांडी। 32 वर्षीय ब्रिटिश मूल की ब्रिटिश
सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का ट्रैकिंग अभियान पूरा कर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में एक मेडिकल रेजिडेंट के रूप में हरप्रीत चंडी की प्राथमिक भूमिका सेना के लिए नैदानिक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में चिकित्सकों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना है। इसके अलावा वह वर्तमान में लंदन में स्थित क्वीन मैरी विश्वविद्यालय में खेल और व्यायाम चिकित्सा में स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई कर रही हैं। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत भी कहा जाता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बीपीएससी करंट अफेयर्स 2022 के लिए, आपको ये कोर्स उपलब्ध है प्ले स्टोर पर। एमपीएन एकेडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए। वही कोर्स जिसमें 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार एसआई में 85% से ज्यादा क्वेश्चन टैली हुआ है। बिल्कुल हिंदी भाषा में मिलेगा आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो क्या क्या कंटेंट में मिलेगा, इसमें 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे आपको, वीडियोस और पीडीएफ्स दोनों फॉर्मेट में। पहला साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्सन का। उसके बाद मासिक करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स यानी लघु नोट्स के रूप में मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का। और बिहार करंट अफेयर्स मंथली और उसका शॉर्ट नोट्स यानी लघु नोट्स। आप इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद स्टोर में चले जाइएगा, वहां आपको सारे कोर्सेस दिख जाएंगे। तो इस बार के कोर्स की खासियत यह है कि इस बार सारे कंटेंट्स, चाहे बिहार करंट अफेयर्स का चलते चलते सेक्शन हो या मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स, सभी की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है ऐप में। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी। भारत ने हाल ही में किस देश के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 22 अभ्यास में हाल ही में भाग लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ। ध्यान में रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड का भी हिस्सा है तथा मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 और पोसाइडन 81 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान तस्वीर में देखिए शामिल किए हैं, जो इस क्षेत्र में चीनी जहाजों व पनडुब्बियों पर नजर रखने की उनकी क्षमता को और मजबूत करेंगे। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। तस्वीर में देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी को संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, जिनकी उम्र तकरीबन 3.3 बिलियन वर्ष से लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। इस संग्रहालय का लक्ष्य आम जनमानस को ऐतिहासिक चट्टानों के संबंध में शिक्षित करना है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन चट्टानों को उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू कश्मीर से लाया गया है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार देश में 75 विज्ञान संग्रहालय स्थापित करेगी। 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी यूएनएससी सीटीसी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद विरोधी समिति शामिल है। भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उनके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। सीटीसी अध्यक्ष का पद संभालने की पूर्व संध्या पर भारत ने आतंकवाद रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय सीटीईडी के कार्य क्षेत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी लिखित मौन प्रक्रिया के माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक कार्यकारी निदेशालय के जनादेश को नवीनीकृत किया है। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
न्यूजीलैंड। यह मूल रूप से 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी ने पुष्टि की है कि टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक होगा। चर्चा में क्यों है? बीसीसीआई ने 6 जनवरी को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। मिताली राज को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि हरमनप्रीत कौर उप कप्तान होंगी। इस विश्व कप में कुल 8 टीमें ही शामिल हो रही हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का यह 12वां संस्करण है। पहली बार यह विश्व कप साल 1973 में खेला गया था। भारतीय टीम अब तक 2005 और 2017 के विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन एक बार भी अभी तक खिताब नहीं जीत सकी है। हाल ही में चर्चा में रहे माया सभ्यता का संबंध वर्तमान में किस महादेश से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। चर्चा में क्यों है? एक नए अध्ययन के अनुसार माया सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुंच हो सकती है। मक्का, बीन्स और स्क्वैश जैसी सूखा संवेदनशील फसलों पर निर्भरता के कारण माया सभ्यता लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। माया मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एक स्वदेशी लोग हैं जो मैक्सिको में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टबेस्को, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास के माध्यम से दक्षिण के निवासी हैं। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। इसे अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। इसका उदय 250 ईस्वी से शुरू हुआ। पुरातत्वविदों को माया सभ्यता के क्लासिक पीरियड के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 900 ईस्वी तक चला। अपनी चरम स्थिति में माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी लगभग 5000 से 50,000 के बीच थी। लेकिन फिर अचानक 800 से 950 ईस्वी के बीच कई दक्षिणी शहरों को छोड़ दिया गया, जिसे क्लासिक माया सभ्यताओं का पतन कहा जाता है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भी भ्रमित करती है। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 400 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्मित एक टॉय क्लस्टर मार्च 2022 से संचालित हो जाएगी। इसमें खिलौना बनाने, पैकेजिंग उपकरण बनाने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सहायक उपकरणों के विकास से लेकर क्षमताओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला मौजूद होगी। कर्नाटक में निर्मित इस क्लस्टर में 4000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार, जो कि अधिकतर उत्तरी कर्नाटक में महिलाओं के लिए होगा, एवं 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने की क्षमता है। पूरा होने पर इस क्लस्टर में 100 से अधिक बड़ी और छोटी विनिर्माण इकाइयां शामिल होंगी। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? जहां हाल ही में किए गए जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार लगभग 11 लाख जल पक्षी और आर्द्र भूमि पर निर्भर अन्य प्रजातियां इस झील की तरफ आईं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है चिल्का झील। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। 1981 में चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। चिल्का में मुख्य आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। लेगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलबाना द्वीप, जिसे फॉरेस्ट ऑफ रीड्स भी कहते हैं, को 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। प्रौद्योगिकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन नीट के किस चरण की शुरुआत हाल ही में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण की। नीट के पहले संस्करण की घोषणा 19 सितंबर 2019 को की गई थी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 3.0 लॉन्च किया। सामाजिक रूप से वंचित समूहों को लगभग 250 करोड़ रुपए के 12 लाख नीट एड टेक प्री कोर्स कूपन वितरित किए गए। नीट 3.0 को भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। नीट शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है, ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को
बढ़ाया जा सके। विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार किसने संभाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कन्नन। यही है, कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। वे 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे। कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही दीपक राजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी यानी सीसीओ बनाया गया है। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोमा शंकर प्रसाद। यही है, सोमा शंकर प्रसाद ने 1 जनवरी को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पद ग्रहण किया है। इससे पहले वे एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक और समूह अनुपालन कार्यालय का पद संभाल रहे थे। प्रसाद ने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। पढ़े भारत का 100 दिवसीय पठन अभियान कब शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2022। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च यह अभियान 1 जनवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 21 फरवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को भी हमारे समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान के साथ एकीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय की सीमा को कितने लाख रुपए की सिफारिश को मान लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख या उससे कम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपये या इससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यवहारिक मानदंड है। मौजूदा स्थिति में ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा उचित है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, टोटल कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है अभी भारत में? तो टोटल है 59.50%। एसटी को मिलता है 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। बांग्लादेश ने हाल ही में किस टीम के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 5 जनवरी को इतिहास रच दिया। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल की है। मौजूदा 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में इसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी है। बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी आम है क्योंकि इसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी है। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में बांग्लादेश को 1 पारी और 117 रनों से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 1-1 से ड्रॉ कर ली। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। इसकी खोज की घोषणा फ्रांस के विश्वविद्यालय अस्पताल संस्थान यानी IHU के मर्सिले हिस्से में मेडिटेरेनी इन्फेक्शन के शोधकर्ताओं ने की थी, इसलिए इसका नाम यह पड़ा है। IHU संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया था जो अफ्रीका के कैमरून से लौटा था। वह महाद्वीप जहां ओमिक्रॉन खोजा गया था। यह वेरिएंट B.1.640 का एक उपवंश है। इसे B.1.640.2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वेरिएंट के आनुवंशिक कोड में ओमिक्रॉन से अधिक 46 उत्परिवर्तन और 37 विलोपन है। इनमें से कई स्पाइक प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का PDF आप एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया जा रहा है। दोस्तों,
इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सार कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सार का फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों की शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी पेशेवरों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। सार के तहत पहली गतिविधि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत में 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक समूह तैयार करना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।